जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 3 फरवरी 2022 है। संसद का वर्तमान में सत्र चल रहा है। अभी आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से 3 डॉक्यूमेंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी रिलेवेंट है। पहला डॉक्यूमेंट है कि संसद सत्र जब शुरू होता है तो उससे पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। संसद पटल पे राष्ट्रपति का एक भाषण होता है। राष्ट्रपति का वो अभिभाषण बेसिकली सरकार की नीतियों का प्रारूप होता है। बेसिकली वो अभिभाषण सरकार के द्वारा तैयार किया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा उसको तैयार किया जाता है और राष्ट्रपति वहाँ जाकर के पढ़ देते हैं। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण बेसिकली सरकार की नीतियों का प्रतिबिंब होता है। दूसरा डॉक्यूमेंट जो है वो है इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे पे कल एक हमने समरी वीडियो बनाया था, वो जाकर के आप लोग देख सकते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है बजट। बजट पे मैं आज एक समरी वीडियो बना दूंगा, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ये तीनों ही डॉक्यूमेंट आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से सबसे अधिक इंपॉर्टेंट होता है। और अभी का संसद सत्र जो चल रहा है, संसद सत्र भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब अभी वर्तमान में क्या हो रहा है संसद में कि राष्ट्रपति का जो अभिभाषण हुआ था, राष्ट्रपति के अभिभाषण पे वर्तमान में चर्चा चलती है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में जो चर्चा चलती है, पक्ष अपना पॉइंट रखता है, केंद्र सरकार अपना पॉइंट रखता है, विपक्ष अपना पॉइंट रखता है। अब यहाँ पे रिलेवेंट क्या है? यहाँ पे रिलेवेंट ये है कि जो सरकार का पॉइंट है या विपक्ष का पॉइंट है, वैसा पॉइंट, वैसा पक्ष जो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित हो, वो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा। लेकिन इसमें कई सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट भी होगी, तो वो आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहिए या करना पड़ेगा। ये आपको समझना होगा कि कौन सी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उसी पे थोड़ा सा आज हम लोग डिस्कस करेंगे, थोड़ा ब्रीफ डिस्कस करेंगे 3 फरवरी 2022 के न्यूज एनालिसिस का। राहुल गांधी ने कल भाषण दिया है और राहुल गांधी के भाषण में 2-3 बातें राहुल गांधी ने कही है। एक तो राहुल गांधी ने कहा है कि देश में जो है असमानताएं बढ़ रही है। 84% लोगों की आमदनी घटी है, असमानताएं बढ़ रही है, गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। अच्छा, असमानता को लेकर के ऐसा नहीं कि राहुल गांधी ही बोल रहे, इससे पहले भी कई सारी रिपोर्ट बताई कि कोरोना के समय में किस तरह से देश में असमानता बढ़ी है। हमारे देश में कोरोना के समय में काफ़ी असमानता बढ़ी है, काफ़ी लोग बिलियनियर भी हुए। तो एक तरफ अमीर अमीर हुआ है और गरीब गरीब हुआ है इसी कोरोना के समय में। तो उसके लिए आपके पास एक कॉन्क्रीट जानकारी होनी चाहिए और असमानता के बारे में जाकर के आप लोग इसको पढ़ सकते हैं या इस पॉइंट को भी आप लोग लिख सकते हैं। बेरोजगारी का मुद्दा उन्होंने उठाया, तो बेरोजगारी का मुद्दा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्तमान में चल रहा है। CMI की रिपोर्ट ऑलरेडी हमने कई बार आपके साथ डिस्कस किया है कि बेरोजगारी का वर्तमान का दर क्या है। तो ये सब मुद्दा जो है कहीं ना कहीं एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा के दौरान विपक्ष के द्वारा उठाया गया, राहुल गांधी जी के द्वारा उठाया गया कि भारत सरकार की नीतियों के कारण पाकिस्तान चीन के पक्ष की ओर जा रहा है। भारत सरकार की जो नीति है, वर्तमान नीति कि पाकिस्तान को हमको एलिमिनेट करना है, तो पाकिस्तान को हम एलिमिनेट कर रहे हैं। ऐसे कंडीशन में पाकिस्तान जो है चीन के पक्ष में जा रहा। तो ये राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट है और अगर आप देखेंगे, इसको गौर करेंगे तो बहुत हद तक सही भी है। ऐसा नहीं कि इसमें कुछ गलत है। लगातार आप पिछले कुछ वर्षों से देखेंगे तो लगातार कहीं ना कहीं चीन के पक्ष में पूरी तरह से पाकिस्तान जा रहा, और चीन के पक्ष में पाकिस्तान का जाना भारत के लिए अच्छा कदम नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन इसी को काउंटर किया है हमारे देश के विदेश मंत्री। विदेश मंत्री ने कहा है कि राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है चीन के पक्ष में जा रहा है भारत सरकार की नीतियों के कारण, तो ऐसा नहीं कि पाकिस्तान चीन के पक्ष में आज जा रहा। पाकिस्तान इससे पहले अगर आप देखेंगे 1963 में 1963 में सक्षाम वैली जम्मू कश्मीर का एक पार्ट था, कश्मीर का बेसिकली एक पार्ट था जो पाकिस्तान के पास था, इन्होंने गिफ्ट कर दिया था चीन को। 1970 में काराकोरम रेंज में जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहाँ पे रोड का निर्माण चीन ने किया था। 2013 में सीपेक की जो लाइन है या सीपेक शुरू हुआ था 2013 में, ऑलरेडी कहीं ना कहीं ये पहले से ही चल रहा है। तो
पाकिस्तान चीन के पक्ष में बहुत पहले से चल रहा है, 1960 के बाद से ही चल रहा, तो आज नहीं चल रहा। तो बेसिकली ये भी आपके मेंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं फिर डिटेल से डिस्कस कर दूंगा, लेकिन ये टॉपिक भी मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कि क्यों आज पाकिस्तान चीन के पक्ष में जा रहा है और किस तरह से हम उसको रोक सकते हैं। हम अमेरिका का दबाव बना करके किस तरह से पाकिस्तान को रोक सकते हैं, या अमेरिका को बोल करके हम किस तरह से पाकिस्तान को रोक सकते हैं, ये भी एक मेंस पर्सपेक्टिव से डिस्कशन का पॉइंट है। अब देखिए यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो स्टेटमेंट है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कुछ घोषणाओं का जिक्र किया है, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। जैसे खास करके यहाँ पे अगर आप देखेंगे, बजट के बाद आत्मनिर्भर भारत की नींव डाली गई है। और इस बजट में अगर आप देखेंगे गौर से, तो इस बजट में बेसिकली 25 साल की रणनीति तय की गई है। आने वाले 2047 तक हमें क्या करना है, 2047 तक भारत को विकसित किस तरह से बनाना है, उसकी रणनीति बेसिकली इस बजट में तय की गई है। उसी का थोड़ा चर्चा यहाँ पे दिया गया है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। डिजिटल क्रांति की तैयारी को बजट ने दिया बल। देखिए एक टॉपिक है, यूपीएससी लगातार क्वेश्चन पूछता है और स्टेट पीसीएस भी क्वेश्चन पूछता है, और ये टॉपिक है चौथी औद्योगिक क्रांति। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि भारत पहली औद्योगिक क्रांति से दूर था। पहली औद्योगिक क्रांति में भारत ने भाग नहीं लिया, दूसरी में भी भारत ने भाग नहीं लिया, तीसरी में भी भारत ने भाग नहीं लिया। अभी चौथी औद्योगिक क्रांति का दौर है। चौथी औद्योगिक क्रांति में कई सारी टेक्नोलॉजी आते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 में कई सारी टेक्नोलॉजी आते हैं, जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ गया, क्लाउड कंप्यूटिंग आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, रोबोटिक्स आ गया, मशीन लर्निंग आ गया। इस तरह से कई सारी टेक्नोलॉजी जो है वो चौथी औद्योगिक क्रांति का पार्ट है। और चौथी औद्योगिक क्रांति में भारत विश्व में एक सशक्त भूमिका निभाएगा, उसका भी चर्चा कहीं के इस बजट में किया गया है। बाकी इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए फर्स्ट पेज पे ऑलरेडी जो हमने डिस्कस किया था राहुल गांधी जी के बारे में, कि राहुल गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया कि भारत सरकार की नीतियों के कारण पाकिस्तान चीन के पक्ष में पूरी तरह से झुक गया है। उसी का खंडन किया है हमारे देश के विदेश मंत्री ने। इसको भी पढ़ लीजिएगा। अगेन बजट में इस बार जो है, मैं लगातार आपको बोल रहा हूँ, और मेरे अनुसार से इस बार का सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अगर कुछ है तो वह सहकारिता है। बजट में सहकारिता को लेकर के स्पेशल प्रोविजन किया गया है। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि सहकारिता मंत्रालय हाल फिलहाल में गठित मंत्रालय है, जिसके मंत्री हैं अमित शाह जी, खुद इसके मंत्री हैं। तो सहकारिता को लेकर के बजट में अनाउंसमेंट किया गया है, और इस पर मैं सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ। मैं लगभग 10 टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है, जिसमें मैं सेपरेट वीडियो आने वाले कुछ दिन में बनाऊंगा, जिसमें एक सहकारिता भी है। बाकी इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। सहकारिता पे आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। देखिए ये दोनों न्यूज जो है, ये इसको एक बार आप लोग देख सकते हैं कि लोक शिकायत के निपटारे की समय सीमा 60 से घटा करके 45 दिन कर दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये इंपॉर्टेंट है, आईटी एक्ट में संशोधन किया गया था। आईटी एक्ट में संशोधन किया गया था, और बेसिकली 3 पार्ट में उसको संशोधन किया गया था। आईटी एक्ट में जो संशोधन किया गया उसका 3 पार्ट था बेसिकली। एक तो था कि हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रिफॉर्म्स करना है, या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए नियम लाना है। सोशल मीडिया में आ गया गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब आ गया। दूसरा ये था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए जो है हमें रेगुलेशन लाना। ओटीटी जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, सोनी लिव हो गया, या अदर ओटीटी प्लेटफॉर्म हो गया। और तीसरा इसमें था कि जो ऑनलाइन न्यूज़ मीडिया, न्यूज़ पोर्टल है, जैसे ललन टॉप हो गया, उसके लिए नियमन कानून करना। तो बेसिकली 3 प्रोविज़न किया गया था, आईटी एक्ट में संशोधन किया गया था, और तीनों को बेसिकली रेगुलेट करने के लिए लाया गया था। नया आईटी एक्ट 2020 में, आई थिंक 21 में लाया गया था। तो उसमें क्या किया गया, सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए नीति लाया गया था, ओटीटी को रेगुलेट करने के लिए नीति लाया गया था, और साथ ही साथ जो हमारी यूट्यूब की मीडिया या ऑनलाइन मीडिया, उसको रिफॉर्म्स करने के लिए या उसको रेगुलेट करने के लिए नीति लाया गया था। तो उसी के संबंध में इसको आप जोड़ सकते हैं।
ये पेज इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ये बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। यूपी का इलेक्शन है, वो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये देखिए, जब भी इस तरह का कोई चर्चा हो, जैसे वेंकट रमन मंदिर चर्चा में है, तो ये कहाँ पे है? कर्नाटका राज्य में, राइट। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये पूरा का पूरा पेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये पूरा का पूरा पेज, जैसे जुर्माने के साथ होगा आरटीआई में संशोधन, इसको देख सकते हैं। अगेन ये इस पर भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। मेरे लिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि रक्षा सेक्टर में बजट जो है हमारा वो 5 लाख करोड़ क्रॉस कर गया। तो रक्षा सेक्टर में सरकार इतना ध्यान दे रही है और रक्षा सेक्टर में भारत आत्मनिर्भर हो रहा है, उसके लिए हम क्या क्या कर रहे हैं। तो ये मेंस पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन में घटेंगे भूमि विवाद, एक देश एक रजिस्ट्रेशन, इससे भूमि विवाद घटेंगे। लेबर रिफॉर्म्स की चर्चा हमारे देश में शुरू से होती रही है। आज़ादी के जस्ट बाद से पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा लेबर रिफॉर्म्स का प्रयास किया गया था। पहले संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ा गया और 9वीं अनुसूची के माध्यम से लेबर रिफॉर्म्स का प्रयास किया गया। तो भूमि रिफॉर्म्स का प्रयास किया गया था, लैंड रिफॉर्म्स का प्रयास किया गया था पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। तो उसी का ये पार्ट है, लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार का ही बेसिकली ये पार्ट है, वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन। इसको भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा। सरकारी तेल कंपनियां 1.11 लाख करोड़ रुपए का करेगी निवेश। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। बजट में कई वस्तुओं के निर्यात को मिलेगी मजबूती, वाणिज्य सचिव। देखिए, बजट में जो प्रोविजन किया गया है वो किया गया है कि निर्यात को किस तरह से हम प्रोत्साहित करें, उसका प्रोविजन किया गया। हालांकि बजट में अभी तक पूरी तरह से पढ़ा नहीं हूँ, इसलिए मुझे टारगेट नहीं पता है कि कितना टारगेट लिया गया। जैसे पिछले वर्ष का बजट आप देखेंगे तो बजट का गुड्स का टारगेट था, गुड्स मतलब होता है वस्तु निर्यात का टारगेट था $400 बिलियन। इस बार का टारगेट कितना है मुझे एग्जैक्टली अभी पता नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि सरकार को लगता है कि हमें भारत को विकसित करना है या 2024 तक हमें $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है। तो ऐसे कंडीशन में हमें निर्यात को प्रोत्साहन देना पड़ेगा और निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए आवश्यक कदम बजट में उठाया गया है, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे बजट में। देखिए, ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मुझे लगता है कि इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। जब से बजट आया है मैं लगातार देख रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी चर्चा में। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी पे 30% का सरकार ने टैक्स लगा दिया। आप सभी को याद होगा कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर के सरकार ने एक समिति बनाया था और उस समिति का नाम था जयंत सिन्हा समिति। तो जयंत सिन्हा समिति के आई थिंक उन्हीं के रिकमेंडेशन पे 30% का टैक्स लगा दिया है सरकार ने क्रिप्टो करेंसी पे। डिजिटल रुपया भी लगातार चर्चा में, इसको भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा। बाकी एडिटोरियल भी आज का इंपॉर्टेंट है, ये एडिटोरियल भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी ये एडिटोरियल काफ़ी इंपॉर्टेंट है सहकारिता क्षेत्र को लेकर के। किसान का ये एडिटोरियल भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। विश्व के लिए भारत में ज़्यादा उत्पाद बनाएगी गूगल, निश्चित तौर पे एक अच्छा कदम है। गूगल अगर विश्व के लिए भारत में अधिक उत्पाद बनाएंगे तो उससे क्या होगा कि भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक स्ट्रांग होगा, भारत के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये भी निश्चित तौर पे अच्छा कदम है भारत के लिए। बढ़ेगी ताकत, आईएनए विक्रांत के लिए राफेल मरीन का परीक्षण। देखिए, यहाँ पे प्रोजेक्ट 75 के तहत इसका निर्माण किया जा रहा है और प्रोजेक्ट 75 का तहत जो है 6 पनडुब्बी का निर्माण किया जा रहा है, जो फ्रांस की मदद से भारत सरकार निर्माण कर रही है। तो ये भी कई बार हमने डिस्कस किया था। अगर इस तरह का न्यूज़ पढ़ रहे हैं तो उसके बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट है और बैकग्राउंड इसका क्या है, प्रोजेक्ट 75। तो प्रोजेक्ट 75 के बारे में जाकर के आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगेन, रूस यूक्रेन विवाद वर्तमान में सबसे अधिक चर्चा है। इंटरनेशनल रिलेशन में लगातार इसी की चर्चा हो रही है। इसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ज्ञात होनी चाहिए। भारत ने श्रीलंका को दी फिर $50 करोड़ की क्रेडिट लाइन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पे
डिजिटल रुपया के बारे में दिया हुआ है, ये भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो न्यूज़ डिटेल में आज हम लोग एनालिसिस नहीं किए, बस बेसिक पॉइंट हमने आपके साथ एनालिसिस किया कि कौन सा न्यूज़ आज का इंपॉर्टेंट है। डिटेल से कल हम लोग एनालिसिस करेंगे फ्राइडे के दिन। और जो न्यूज़ की चर्चा मैंने आपके साथ किया कि ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट, इसका ये बैकग्राउंड है, उसको जरूर जाकर आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी कल हम लोग डिटेल से एनालिसिस करेंगे। लगभग बजट पे आज मैं वीडियो लेकर आऊँगा, सेपरेट वीडियो, और लगभग 10 टॉपिक ऐसा है जिसमें मुझे लगता है कि सेपरेट वीडियो मुझे बनाने की ज़रूरत है और मैं बनाऊँगा। जैसे एक सहकारिता मंत्रालय हो गया, सहकारिता क्षेत्र हो गया, उसको लेकर के एक सेपरेट वीडियो बनेगा। उसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, इसको लेकर के एक सेपरेट वीडियो बनेगा। रक्षा सेक्टर को लेकर के एक सेपरेट वीडियो बनेगा। क्रिप्टो करेंसी को लेकर के एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो इस तरह से जो बजट में जो इंपॉर्टेंट पिलर बताए गए उसको लेकर के मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, और बाकी बजट को ओवरव्यू को लेकर के मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। निश्चित तौर पे इसको शेयर कर दें, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कर दें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दें, और अपने कलीग और फ्रेंड के साथ शेयर कर दें जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो भी किसी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिसको भी ये समझना है कि आखिर पेपर कैसे पढ़ना, जिसको भी करंट से जोड़ना है, उसके साथ शेयर कर दें। चलिए, थैंक यू सो मच।